नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप। आज मैं अपडेट लेके आया हूँ। ये भी थोड़ा सोचने की ही बात है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ भी हो जाए, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितना भी अनाप शनाप प्रोपोगंडा उठा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ कमान किसके हाथों में है। अभी वाराणसी में मैंने को 2-3 दिन पहले बताया था कि मरकर्णिका घाट पे माता अहिल्याबाई की मूर्ति टूट गई थी, तो बहुत सारे एआई पिक्चर्स लगाए गए और प्रोपोगंडा उड़ाया गया। जिन्होंने कभी हिंदू और सनातन का समर्थन नहीं किया, उनको एक लगा कि मुद्दा मिल जाए, बहुत बवाल करे, ट्विटर पे बहुत सारे पोस्ट डालें। और योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया था कि इस तरह के कार्य कृत्य करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज यूपी में 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ और काफ़ी संगीन जुर्म में। बीएनएस एक्ट 196, 298, 299, 353, बहुत ही संगीन अपराध। विद्वेष फैलाने का, दंगा कराने का, बहुत सारी बातों का उसमें है। उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही बोला कि वीडियो स्मॉल रहता है, क्रिस्पी रहता है, तो शायद आपका भी मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हूँ। उसमें मेन मुख्य 2 लोग हैं। ये 2 लोग जो हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो तो वही समझते हैं, लेकिन जनता को मूर्ख समझते हैं। इसमें एक है आपके 3 किलो के पप्पू यादव। जी हाँ, बिहार से कांग्रेस के, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और एक है एक्स टिकट ब्लैक ईयर संजय सिंह आपका। इन दोनों पे ये एफआईआर लॉन्च हुआ, एक्शन शुरू हो गया। और आप जानते हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, कि कहाँ से किस जेल से किसको लाना, वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, उनको लाया गया अपने अंजाम तक, उनको या पहुंच गया या पहुंचाया गया, जो भी बोलिए, उसमें हम डिटेल नहीं जाएंगे। इस एफआईआर के बाद से इन दोनों की हालत ख़राब है। ये बोलना शुरू किए मोदी की ऐसी हिम्मत नहीं, मोदी की वैसी हिम्मत नहीं। अरे यार, ये लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश का, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पे काम करने वाले सारे शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। लेकिन ये दोनों बोल बहुत रहे हैं, लेकिन दोनों योगी का नाम नहीं ले रहे। इन पे तो अब एफआईआर हो गया है और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर इनके साथ भी काम हो जाएगा, क्योंकि साक्ष्य है, सारे सबूत हैं और ये एक्ट्स बड़े संगीन हैं। 8 लोगों में मैंने 2 ही का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये 2 लोग ज़्यादा ही, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी डिफरेंट रहा है। इन 2 लोगों की बात थी। और महत्वपूर्ण मुद्दा आज मैं जिस मैटर के लिए भी आया हूँ वो ये है। मैं देख रहा था कोर्ट की हेयरिंग को, मैं सुन रहा था थोड़ा सा। 3 जजों की बेंच बैठी थी एसआईआर पे। बंगाल की तरफ से जो ममता बनर्जी के वकील थे, कपिल सिब्बल एंड ऑल, और द्विवेदी साहब थे आपके इलेक्शन कमीशन के वकील, जीरा चल रही थी। पहला इसमें सवालिया निशान मेरे दिमाग में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने सारे जजेस हैं, फिर भी जस्टिस दत्ता और जस्टिस बागची, ये 2 लोग काफ़ी वोकल थे और सीजीआई साहब तो बैक सीट पे बैठे हुए थे। बात ये हुई कि बहुत सारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। आपको पता है कि 65 लाख वोट कट चुके हैं एंड 1.25 करोड़ लॉजिस्टिक डिस्क्रिपेंसीज में है, मतलब जिसका कि कुछ आधार ही नहीं मिल रहा, या 2 दिन पहले 4 दिन पहले उनका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना, बर्थ सर्टिफिकेट बना है, बाप और बेटे में 10 साल 12 साल का अंतर है। काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज है, काफ़ी हौच पौच में, जल्दीबाजी में ये वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा कराया गया है। द्विवेदी साहब ने जब ये बात उठाई तो बागजी ये जो 2 जस्टिस बैठे थे, इन्होंने बोला कि आपको पता नहीं बंगाल में बाल विवाह होता है, 12, मतलब
12 साल में शादी हो गई, 14 साल में बाप बन गए। और ये लोग वेस्ट बंगाल से आते हैं, इन्हें ये पता नहीं कि वेस्ट बंगाल में किस हद तक घुसपैठ बढ़ गया। खैर चलिए, जजेज हैं। इसके बाद जज साहब ने एक डिसीजन दिया। एक तो पहले आज तक यही नहीं फाइनल हो पा रहा है कौन से डॉक्यूमेंट होंगे नहीं होंगे। आज माध्यमिक बोर्ड का सर्टिफिकेट भी ऐड कर दिया गया। दूसरा, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो बंदे हैं जिनको नोटिस दिया गया है, जिनको जाके प्रूफ करना है, यदि आप बोल रहे हो कि आपके और आपके बेटे में 14 साल का डिफरेंस है, तो कम एंड प्रूफ इट। यदि उनको अच्छा लगे इलेक्शन कमीशन को, गो अहेड, आपका नाम ऐड हो जाएगा इलेक्शन रोल में। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, उसके साथ हमारे बीएलए को जाने दीजिए। बीएलए जो होता है बूथ लेवल एजेंट, वो पार्टी का आदमी होता है। और बीएलओ जो होता है ब्लॉक लेवल ऑफिसर, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से होता है। तो बीएलए उनके साथ जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, जैसा कि वेस्ट बंगाल में जो सिचुएशन है, जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ह्यू एंड क्राई किया जाता है, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, वो जब किसी इस तरह के सस्पिशियस इंसान के साथ बीएलओ के पास जाएंगे तो वहाँ बात भी होगी, हाथ पैर भी टूटेगा, उठा पटक भी होएगा। क्या लगता है इतनी आसानी से वो बोल देंगे, वो मान जाएंगे? बहस नहीं होगी। ये बहस का एक रास्ता है। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट मेरे से ज़्यादा सुपीरियर सोचती होगी, हम और आम जनता से ज़्यादा वो लोग क्वालिफाइड है। तो ये डिसीजन आने के बाद एक डिसीजन और आया कि जब ऐसा हो, जब बीएलओ के सामने सस्पिशियस के साथ या जो लोग डिस्क्रिपेंसीज में हैं उनके साथ जब बीएलए जाएंगे, बीएलए बोले तो टीएमसी के कार्यकर्ता जाएंगे, तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को की जिम्मेदारी वेस्ट बंगाल पुलिस की डीजीपी की है। यदि कुछ भी होता है तो ही वुड बी आंसरेबल। इसका मतलब जज साहब को कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा होगा तो फिर आगे कंसिक्वेंसेस क्या होगा, इसलिए उन्होंने एक लगा दिया कि नहीं भाई, इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर को आपको देखना पड़ेगा, और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल है, ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बात यहाँ आ गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, ममता दीदी आज खुश होंगी। प्रॉब्लम ये है, 1.25 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है। 1.9 करोड़, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, ऑलमोस्ट 1.9 और 10 करोड़ उत्तर प्रदेश में। अब ये जो डिसीज़न आया है, ये उत्तर प्रदेश एसआईआर के सिस्टम में आएगा, ये अब तमिलनाडु में आएगा, एवरीवेयर। मतलब कि अब हर जगह एक सीट्स डाल दिया, वहाँ पे बहस होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ऐसे ही किसी पार्टी फंक्शन में इन्होंने सीजीआई के सामने बोला कि हमारी रक्षा कीजिए, ये है वो है। उसमें सीजीआई साहब भी थे। हालांकि जो हुआ ये मैंने बता दिया। इसका रिपरकशंस क्या होगा कि अब जहाँ भी होगा, फर्दर जिस स्टेट में होगा, और जो लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आएंगे, क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बहुत सारे कोरिलेशन, एक एक आदमी के 15-15 बच्चे हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो एंड जस्टिफाई। ऐसे ऐसे लिस्ट में नाम है। तो अब ये जहाँ पे भी होएगा, और इस तरह का काम कौन लोग कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। एक विशेष समुदाय ही होगा जिसके 15 बच्चे होंगे, जिसके बाप बेटे में 12 साल 14 साल का डिफरेंसेस होगा, और वहाँ वो होगा, कन्फ्रंटेशन मोड होएगी, और वहाँ की जिम्मेदारी पुलिस की है। एक तरह से काम बढ़ भी गया। और जो भी होगा, अब जैसे भी होगा वो तो हम देखेंगे। सिंपल सी बात है कि हमारे माननीयों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस हद तक इन्फिल्ट्रेटर से, घुसपैठियों से भारत त्रस्त है। मुंबई में इनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एक सर्वे के अनुसार, और ऑलमोस्ट दे आर बांग्लादेशी और रोहिंग्यास। मुंबई का डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, 30-35% हो गया। ये नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि बाहर से लोग आके और ऐसा यदि कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? अब आज की डेट में देवरिया के मेडिकल कॉलेज में, कॉलेज कैंपस के अंदर 12 मज़ार तोड़े गए। आज भी बुलडोजर हुआ है, वहाँ पर बुलडोजर चला है।
इतने 9 साल हो गया उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई करते हुए, अभी भी हजारों हजारों बीघा जमीन इंक्रोचमेंट से हटाया जा रहा है और हजारों हजारों निकलते जा रहे हैं। बात ये सब बातें ऐसा नहीं है कि मैं एलियन से या किसी अदर सैटेलाइट नेटवर्क से न्यूज़ लाता हूँ। मैं इन सब बातों को क्यों पुट अप करता हूँ आपके सामने? बार बार एक ही बात कहना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो एसआईआर का जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, वो रियल में मेरे समझ से तो बाहर है। यदि आपके समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट। लेकिन ये जो भी हो रहा है, हर बार किसी पे फिंगर उठाना या ये करना, ये मेरा मनसा नहीं है। सिंपल सी बात है कि आम आदमी जो देख रहा है, जो सोच रहा है, ये क्या हमारे माननीयों के आंख के सामने नहीं आ रही ये बातें? ये जो नेता बन के बैठे हैं, जो जाके कर रहे हैं, एआई का फ़ोटो जनरेट करके दिखा रहे हैं, एक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वाराणसी जैसे क्षेत्र में मंदिर और इसके नाम पे। और किस पे आप ब्लेम लगा रहे हो? किस पे आप ब्लेम लगा रहे हो? तो सिंपल सा आपका एजेंडा समझ में आता है। तो जब हम लोग ये चीज़ें सोच सकते हैं, एक कॉमन मैन, तो ये उनको समझ में नहीं आती। इसका मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। एसआईआर अभी बहुत सारे स्टेट्स में बाकी हैं। कब कब कितने अमेंडमेंट्स आते हैं, कब डॉक्यूमेंट्स जोड़े जाते हैं, क्या क्या नए फरमान आते हैं, रिज़ल्ट क्या होता है इसका? क्या एसआईआर का पर्पस सॉल्व होएगा या बात वहीं की वहीं रह जाएगी? वेस्ट बंगाल का मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वेस्ट बंगाल में मेरी बात होती है और मैं वहाँ की सिचुएशन से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि वो मुझसे तो झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अंत में वही विनती है, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।